हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिटी क्यू, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और मैं आपसे वादा किया था कि इतिहास का एक भी वीवीआई प्रश्न नहीं छूटेगा। बिहार बोर्ड के दृष्टि से सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको समझा दूंगा और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि आपके दिमाग में सीधे बैठ जाए। तो चलिए इसे समझिए, मेटरनिटी क्यू क्या है। कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछ देता है कि मेटरनिटी क्यू के बारे में लिखें, मेटरनिटी क्यू का उल्लेख करें। तो चाहे जैसे भी प्रश्न पूछ ले, उत्तर एक ही होता है। मैंने उत्तर और प्रश्न यहाँ लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उत्तर और प्रश्न को याद कर लें तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि याद मत करिए, इसे समझिए कि हुआ क्या था और मेटरनिटी क्यू कब से कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, मेटरनिटी एक चांसलर है और यह चांसलर अस्टिया का है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, अस्टिया अलग है, याद रखिएगा। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को अस्टिया, अस्टिया को ऑस्ट्रेलिया मान लीजिएगा, नहीं। अस्टिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक खुद महादेश है और अस्टिया यूरोप महादेश में पड़ता है। ये चीज़ को दिमाग में आप रखिएगा। तो देखिए, मेटरनिटी जो था अस्टिया का चांसलर था और यह 1815 से लेकर 1848 तक इसका युग चला। आखिर हुआ क्या था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ बेसिक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यूरोप में जो राज व्यवस्था चलती थी, यह राजतंत्र चलता था। यहाँ राजतंत्र चलता था और यहाँ के जो भी राजा होते थे निरंकुश होते थे। निरंकुश का अर्थ यह होता है कि जिस पर किसी का अंकुश न हो, यानी राजाओं पर किसी का अंकुश नहीं होता था। वो जो चाहते थे वही करते थे। क्या सही क्या गलत इन्हीं के ऊपर निर्भर करता था। वो जो गलत सही यही निर्णय कर पाते थे और कोई निर्णय नहीं करता था। गलत को भी सही बताते थे, सही को भी गलती बताते थे और प्रजा उसे कबूल करती थी। इनकी राज व्यवस्था से वहाँ की जो प्रजा थी वह काफ़ी परेशान थी। वह चाहती थी कभी ना कभी ऐसी राज व्यवस्था खत्म हो और कार्ल मार्क्स ने जिस चीज़ का बीज बोया था वह बीज कभी ना कभी यहाँ लगे। और देखिए, यही हुआ जब यहाँ फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां और उसकी पत्नी अंतुआनेत थी। अंतुआनेत और लुई 16वां के द्वारा इतना वहाँ आम लोगों पर, सर्वाहारी वर्गों पर इतना काफ़ी कर लगा दिया गया कि वहाँ के लोग परेशान हो गए। देखिए, लुई 16वां कह रहा है कि खर्च करो, फिर देखो कि आय किधर से आएगा। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगी कि जो इसकी पत्नी थी अंतुआनेत, इतनी खर्चालू थी, इतनी खर्चा करती थी कि 3 महीने पुत्री पर 1000 नौकरानी रखी थी। सोचिए जरा। और रोज जो गहना पहनती थी, जो उसके बेटी को खुश रखता था, उसे निकाल कर दे देती थी। लो, अब सोचिए, ऐसी रानी हो तो वहाँ की प्रजा की स्थिति क्या होगी, आप सोच सकते हैं। और यहाँ वही हुआ और यहाँ धीरे धीरे लोगों ने इनका विरोध किया और लुई 16वां और अंतुआनेत का अंत हुआ। और अंत करने वाला रोब्सपियर था। रोब्सपियर ये दोनों को गुलेटिन चढ़ा दिया। अब सोचेंगे गुलेटिन क्या होता है। तो देखिए, गुलेटिन जो होती है, जैसे हमारे यहाँ फांसी की व्यवस्था है, वहाँ गुलेटिन की व्यवस्था होती थी। वो लोग क्या करते थे कि एक लकड़ी की काट होती थी, उसी पर गर्दन को रखकर ऊपर वजनदार तलवार कम से कम 10-20 मन का हो और वह गिराया जाता था और यह धड़ या सर को अलग कर देता था, धड़ को अलग कर देता था। ऐसी वहाँ व्यवस्था थी। रोब्सपियर राजा रानी को भी देखिए वहाँ चढ़ा दिया, सबको पियर कर दिया और रोब्सपियर की आतंक से जनता भी वहाँ परेशान हो गई। उसके बाद वहाँ की जो प्रजातंत्र को संभालने वाला, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आता है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और देखिए, यहीं से आपके 10 क्लास स्टार्ट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट आता है और नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले नारा दिया, समानता का, उसके बाद स्वतंत्रता का और बंधुत्वता का। यह नारा जो दिया वो नेपोलियन बोनापार्ट ने दिया। कहा कि यहाँ के जितने लोग हैं वह समान हैं, न कोई यहाँ बड़ा है न कोई छोटा है, निचली ऊपरी कुलीन सर्वहारा यहाँ कोई नहीं है, सब लोग समान हैं। अब सोचिए, जहाँ ऐसा विचार रखने वाला कोई आदमी नेतृत्व कर रहा है तो सारे लोग इसका समर्थन करेंगे। अभी तक यहाँ कोई नहीं कहा था कि सब समान है। अभी तक यही बताया जा रहा था कि जमींदार ऊंच हैं, सर्वहारा नीच हैं और इनमें एक दूसरे से हीनता की नज़रिया से देखा जाता था। हमेशा कुलीन वर्ग के लोग सर्वहारा लोग के लोगों को हीनता नज़रिया से देखा करते थे।
पहली बार समानता और स्वतंत्रता बंधुता का बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह है नेपोलियन बोनापार्ट। और यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा राष्ट्रवाद का जन्म होता है, राष्ट्रवाद का बीज बोया जाता है। और सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का बीज बोने वाला अगर कोई आदमी है नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन धीरे धीरे देखते 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 पूरे 26 राज्यों पर अपनी गणतंत्र व्यवस्था को स्थापित कर दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है कि मैं राजतंत्र का कब्र खोद दूंगा और उसी में राजतंत्र को मैं दफन कर दूंगा। सोचिए जरा, अब इसका सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और यहीं बगल में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वह देखिए मेटरनिक था। और मेटरनिक को इस बात को चिंता होने लगी, परेशान होने लगा कि कहीं सही में नहीं नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में गणतंत्र व्यवस्था को स्थापित कर दे, राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर दे। ऐसा न हो, इसलिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने अपनी राजनीतिक बल पर आसपास के जितने जो राजा थे उन सबों को एक किया। और एक करने के बाद जैसे रूस का राजा, इंग्लैंड के राजा, ऑस्ट्रिया, यह तीनों मिलके सोचिए पूरे राजा एक तरफ, नेपोलियन एक तरफ, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। उसका युद्ध वाटरलू का युद्ध, इस दोनों के बीच में वाटरलू का युद्ध होता है। और युद्ध होता है 1814 में। और दुर्भाग्य देखिए कि 1814 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। और जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो यहाँ मेटरनिक, क्योंकि सबसे पहले नेतृत्व मेटरनिक ने किया था और पूरे यूरोप में मेटरनिक का वर्चस्व बढ़ जाती है। और यह 26 देश जो नेपोलियन ने जीता था वह देशों पर अधिकार मेटरनिक कर लेता है। और यहीं से मेटरनिक युग स्टार्ट होता है। और मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक जो होता है वह करता क्या है कि सभी देशों के राजाओं को इसने 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाता है और बुलाकर वियना सम्मेलन कराता है। और इस सम्मेलन में फ्रांस का जो राज्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिर पर फ्रांस में बुर्बो वंश का स्थापना किया जाता है। और यहाँ बुर्बो वंश का राजा जो बनता है वह 18वां यानी लुई 18वां बनता है। देखिए 17वां नहीं बन रहा है, लुई 18वां बन रहा है, वहाँ राजा बना और फिर पुनः स्थापित हुआ। कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछता है कि फ्रांस में वियना सम्मेलन के द्वारा पुनः स्थापित होने वाला बुर्बो कौन सा वंश था, तो आपका आंसर होगा बुर्बो वंश था। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश था। इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यहीं से मेटरनिक युग स्टार्ट होता है। और मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक शासन किया। देखिए 40 वर्ष के आसपास वो राज कर रहा है, 1815 से 1848 तक। पहले भी राजा ही था, इसी को उसी में मत जोड़ दीजिएगा, पहले से ही राजा था यह। तो 40 वर्ष तक सोचिए, 15 वर्ष तक मात्र नेपोलियन राज करता है और 40 वर्ष तक क्यों राज करता है? क्योंकि इसकी राजनीतिक और ये प्रतिक्रियावादी राजा था। तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि मेटरनिक युग क्या है, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 से ईस्वी से 1848 तक शासन किया। और इसी शासनकाल के दौरान उसने यूरोप को राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को ही कह दिया गया मेटरनिक युग। इस काल अवधि को कह दिया गया मेटरनिक युग। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसे आप नोट कर लीजिए।